दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर आप थंबनेल देख रहे होंगे। ये मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल ए टू जेड पूरी तफसील बताई थी कि आप कतर में वीज़ा हासिल करने से लेकर और कतर में जॉब करने तक, और कतर फिर मेडिकल प्रोसेस, इवन ऑफर लेटर, और फ्रॉड कैसे हो सकता है, एजेंटों से कैसे बच सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल थी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना वो मिस हो गई थी, और वो ये था कि कतर में वीज़ा निकलता कैसे है। अब इस सवाल को लेके बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेजेस आए कि वीज़ा निकलता कैसे है, हमें मिलेगा कैसे। तो वो मिस हो गई थी, तो वो हम आज की वीडियो में जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इसको आज की वीडियो को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि ये वाली वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लें। तो दोस्तों, चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, मैं कतर के बारे में, गल्फ़ के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं, यहाँ पे जॉब और वीज़ा के हवाले से। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बात यह है कि वीज़ा निकलता कैसे है। वीज़ा निकलने का प्रोसेस ये है कि जब आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है, यानी आपको किसी कंपनी ने ये अलाउ कर दिया कि हम आपको हायर कर रहे हैं और एक ऑफ़र लेटर दे दिया, तो उसके बाद कंपनी का प्रोसेस ये होता है कि वो कंपनी जो है वो अपने PRO के थ्रू या उस कंपनी का मालिक खुद वो वीज़े की कोटेशन जो है वो अप्लाई करता है MOI की वेबसाइट पे। MOI की वेबसाइट के ऊपर जाके उसने अप्लाई करना होता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने पाकिस्तान से, इंडिया से या नेपाल से या मतलब लोगों को हायर करना है, मुझे इतनी मैन पावर चाहिए। तो उसके बाद जब वो कोटेशन अपनी सबमिट कर देता है, एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है, वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट होती है। तो अगर उसका ट्रेड लाइसेंस, उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और उसके तमाम बैंकिंग सारी चीज़ें सब ओके हैं और ग्रीन लिस्ट में है, उसकी कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केस नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी एक हफ्ते के अंदर उसकी रिक्वेस्ट का आंसर आ जाता है। और रिक्वेस्ट का आंसर क्या आता है? रिक्वेस्ट का आंसर ये आता है कि उसको एक कोटा इशू हो जाता है कि उस कोटे में उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए कतर गवर्नमेंट उसको चंद वीज़े अलाउ कर देती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर उसने एक होटल बनाया हुआ है, अब जैसे ही उसने होटल बनाया है तो होटल में स्टाफ रखने के लिए 7 8 10 लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर छोटा होटल है। तो वो उसी हिसाब से 8 10 वीज़े जो हैं वो उसको अलाउ कर देते हैं। उसमें कैटेगरी का हिसाब होता है कि 2 आपको कुक मिल जाते हैं, 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, 2 क्लीनर मिल जाते हैं, 2 हेल्पर मिल जाते हैं, और एक फीमेल स्टाफ भी मिल जाता है कि अगर आपने होटल अपना, आपका होटल ऐसा है किसी ऐसे एरिया में है कि आपने किसी फीमेल लड़की को भी हायर करना है, तो वो भी, उसका भी वीज़ा आपको मिल जाता है। तो जब ये कोटेशन, जब ये कोटा अप्रूव्ड होके पहुंच जाता है उस मालिक के पास, उस कंपनी के ओनर के पास, तो फिर वो उसको एक्सेस करता है कि ये जो हमें कैटेगरीज, ये जो वीज़े हमें मिले हैं, ये किन मुल्कों में है। वो उसमें श्रीलंका भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, या दुनिया के कोई भी मुल्क हो सकते हैं। तो मोस्टली क्योंकि जो अगर ओनर इंडियंस या पाकिस्तानी है, तो वो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन वीज़े ही इशू हो रहे होते हैं उनको। अगर ओनर जो है वो ट्यूनिस का है, वो मराकश का है, या वो किसी अरबिक मतलब मिस्री है, तो उसको मोस्टली उसी तरह वीज़े जो है ना इशू हो रहे होते हैं, मगर उसमें 1 2 एशियन कंट्रीज ज़रूर होते हैं। तो खैर, उसके बाद फॉर एन एग्जांपल 10 वीज़े उसको मिले और उन 10 वीज़ों में से 2 वीज़े इंडिया के हैं, 2 वीज़े पाकिस्तान के हैं, 2 वीज़े नेपाल के हैं, तो इस तरह करके हैं। तो उसी हिसाब से उसको 2 बंदे पाकिस्तान से बुलाने पड़ेंगे, 2 बंदे इंडिया से बुलाने पड़ेंगे, और उसका प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। अब उसने बुलाना कैसे है? उसने बुलाना यह है कि आपको उसने जॉब दे दी, आपको सिलेक्ट कर लिया, आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद अब उसने ये देखा ये बंदा पाकिस्तान से है, तो इसको मैंने अभी इसका वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपसे पासपोर्ट कॉपी आपकी मांगेगा, आप पासपोर्ट कॉपी उसे देंगे, तो वो आपके पासपोर्ट कॉपी के बिहाफ के ऊपर वहाँ से वो वीज़ा उसी कोटेशन के थ्रू, उस कोटेशन का एक नंबर होता है, उस कोटा नंबर के थ्रू वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा। जैसे ही वो आपका वीज़ा मतराश मतराश के थ्रू, मतराश ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करेगा, तो वो नॉर्मली जो है वो 1 से 2 दिन में अप्रूवल आ जाती है, वीज़ा अप्रूव होएगा। उसके बाद फिर मेडिकल वो बुक करेगा, और मेडिकल बुक करने के बाद जब मेडिकल अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका मेडिकल का प्रोसेस होने के बाद, फिर उसके बाद वो आपको आपका वीज़ा प्रिंट कर लेगा, आई मीन के वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा।
उसके बाद आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे और अपने वहाँ जो आपके होम कंट्री की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसको पूरा करते हुए आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करते हुए फिर आप कतर आ जाएंगे और कतर आके आप अपनी जॉब कर लेंगे। तो वीज़ा निकलने का प्रोसेस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो एक तो मुझे आपको ये सारा प्रोसेस बताना था। उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों को अब इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं कि भाई हमारा तो वीज़ा पहले लगा हुआ था, फिर हमारी जॉब चली गई, हमारे एम्प्लॉयर ने, हमारी कंपनी ने हमारा वीज़ा कैंसिल कर दिया और हम वापस अपने मुल्क आ गए हैं, यानी कि हम इंडिया पहुंच गए हैं या पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश पहुंच गए हैं। तो अब हमारा वीज़ा जो निकलते हुए ना वो ताख़ीर क्यों हो रही है या देर क्यों लग रही है? वो उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप दोबारा जॉब के लिए, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जब भी वो आपका एम्प्लॉयर वीज़ा सबमिट करने के लिए जाता है, तो आपकी जो पुरानी जॉब होती है, जो आपका पुराना एम्प्लॉयर होता है, उसने कोई ना कोई फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं की होती। आपके वीज़े को प्रॉपरली कैंसिल नहीं किया होता, या आपका आईडी जो है अभी भी वैलिड होता है और आपको इस बात का पता नहीं होता। आप सिर्फ रिज़ाइन करके जा चुके होते हैं तो आपका आईडी वैलिड होता है। तो जब तक वो आईडी वैलिड है तब तक आप नया वीज़ा तो अप्लाई हो नहीं सकता। फिर वो आईडी एक्सपायर हो जाएगा। आप जब कतर से गए हैं तो आपका आईडी अगर वैलिड है तो वो 6 महीने लगते हैं उसको एक्सपायर होने में। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे फिर वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप उस आईडी के ऊपर उस कंपनी के पास वापस नहीं आ सकते। तो आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने का गैप जो है ना वो लाजमी देना होगा। अब बहुत से दोस्त इन बातों को नहीं जानते हैं, वो फ़ौरन से जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमने वो पहले वाली जॉब छोड़ दी थी, अब हम नई जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वीज़ा अप्लाई करें। अब जो नया मालिक होता है, जो नई कंपनी होती है, उसका पीआरओ जब अप्लाई करने जाता है तो वो पहले ही चेक कर लेता है। वो कहता है नहीं जी आपका तो आईडी पुराना वाला एक्टिव है अभी, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा या एक्सपायर नहीं होगा तब तक हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। फिर आप पुरानी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप कैंसिल कर दें, आप इसको फिनिश कर दें। तो वो आपसे कहेगा अच्छा आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, वो कतर में है, और फिर बातें हो रही हैं, चल रही हैं, किसी दोस्त को भेज रहे हैं। तो वो इस तरह करके आपका वीज़ा डिले हो जाता है। अदरवाइज आपका वीज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई अगर प्रॉब्लम ना हो, आपके पासपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का कोई केस भी ना हो, तो 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा आपका इशू हो जाता है। नए आने वाले दोस्तों को मैं ये भी बता दूं कि जब आप कतर में पहुंचते हैं तो कतर में पहुंचने के बाद आपके पास 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आपने कतर का आईडी जो है वो लगवा लेना होता है, यानी कि कतर का आईडी आपका बन जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन से ऊपर जाएगा और आपका आईडी अभी तक नहीं बना है, जिसकी 1200 फीस होती है, तो वो फिर आपके जो आईडी के ऊपर जो है फाइन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो फाइन कंपनी ने पे करना होता है, बट आप एज एन एम्प्लॉय भी उसमें यानी कि स्टक हो जाते हैं। अगर आपने ट्रैवल करना है या कुछ करना है तो वो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फाइन पे करे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे ही आप लैंड करते हैं, आप कतर में आते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से फ़ौरन बात करें, अपने मालिक से बात करें, पीआरओ से बात करें, उसे कहें कि भाई मेरा जो आईडी है वो आप जल्दी से लगा दें, इसको डिले मत करें। 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये आईडी लगवा लेना होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कतर में पहले से जॉब कर रहे हैं तो और आपका आईडी है आपके पास, तो ये भी याद रखें जो पहले से जॉब कर रहे होते हैं उनका आईडी जब 1 साल के बाद रिन्यू होना होता है, तो 1 साल के बाद जब वो रिन्यूअल टाइम आता है और वो किसी वजह से आपकी कंपनी उसको रिन्यू नहीं कर पाती, कोई भी रीजन होते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन तक अगर आपका आईडी एक्सपायर है तो ओके, जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे तो आपको उसके ऊपर फाइन शुरू हो जाएगा। फिर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको वो फाइन पे करके ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर पे करे चाहे वो आप पे करें। तो इसलिए जब भी आपका आईडी एक्सपायर होने वाला हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो है, अपने मालिक से ज़रूर बात करें कि मेरा आईडी जो है वो फ़ौरन रिन्यू करें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को बता सकूं, लेकिन फिर भी वीडियो जो है मेरा ख्याल है 8-9 मिनट तक चली जाएगी। तो अगर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए तो उसके लिए माजरत। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।